आज का ये टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इन इन्वेस्टिगेशंस पे एक नज़र मार लें, ठीक है, तो हो सकता है कि जो यूक्यूज़ आते हैं वो बहुत ज़्यादा हम इजीली उनमें इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन अटैम्प्ट कर सकें। अब कार्डियक का पेशेंट है, वो आपके पास आ गया, आप ओपीडी में बैठे हैं और वो कंप्लेंट ये कर रहा है यार कि मुझे सिनकोप हो रहा है, मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं, हार्ट में दर्द हो रही है। तो आपको समझ आ गई है कि हाँ यार ये कार्डियक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? वो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनके आपको नाम आने चाहिए। वो पेपर में अगर उनको आपको उनका समझ आ गई ना कि वो किस काम के लिए हैं, तो पेपर में ईजिली आप वो लिख सकते हो। सबसे पहले आप उसकी ईसीजी करवा सकते हो। ईसीजी ईसीजी हम ईसीजी में बेसिकली देखते हैं कि जो रेट और रिदम है वो कैसा है। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे जाके, लेकिन बस इतना अभी देख लें कि ज़्यादा ज़ेन पे जोर नहीं डालना कि ईसीजी क्या है। बस इतना है कि हम जी ईसीजी से रेट और रिदम देखते हैं। अगर लेट्स सपोज ईसीजी पे आपको कुछ मिल गया है, ईसीजी ख़राब आ गई है, तो आप कार्डियक बायोमार्कर्स की तरफ चले जाओगे। ठीक है, ईसीजी ख़राब आ गई, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया कि यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है ईसीजी में कुछ, हम बाद में पढ़ेंगे वो क्या ख़राबी आई है, तो आप बायोमार्कर करवाओगे। कार्डियक बायोमार्कर तब ब्लड में रेज होते हैं जब आप कह लो कि जो हार्ट के मसल्स वगैरह होते हैं वो डिसफंक्शन शो करते हैं, या फिर इस्कीमिया होता है, या फिर जब मसल होते हैं वो मस्कुलर सेल जो डैमेज होते हैं, तो वो कुछ बायोमार्कर्स ब्लड में चले जाते हैं, आप वो करवा लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ईसीजी करवाया, आपको रेट रिदम का समझ आ गया, उसके बाद ईसीजी खराब आई तो आपने कार्डियक बायोमार्कर की तरफ चले गए। ठीक है, अगर आपको कार्डियक बायोमार्कर भी रेज आ गए हैं तो आपके जहन में एक बात आती है, हो सकता है यार इस बंदे के जो हार्ट के वाल्व्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो। हम देन इको की तरफ चले जाते हैं। इको यही स्टडी करती है कि जो हार्ट के वाल्व्स वगैरह हैं या उनका जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हम इको के थ्रू वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले ईसीजी करवाई, दूसरे नंबर पे हमने कार्डियक बायोमार्कर करवा लिए, तीसरे नंबर पे हम इको की तरफ आ गए, चौथे नंबर पे हम एक्सरे एक्सरे जो करवाते हैं। हम देखते हैं कि जी हार्ट की जो शेप है वो कैसी है। ठीक है, अक्सर कॉन्जेनिटल एनोमलीज में जो है हार्ट की शेप चेंज हो जाती है, या फिर हार्ट की वजह से लंग्स में फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जिसे प्लूरल एफ्यूजन वगैरह कहते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद एक्सरे के बाद भी हम मतलब कि थोड़ा बहुत अगर हम समझना चाहें कि जी हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, या जो ग्रेट वेजल्स हैं, जो पेरिकार्डियम का एरिया है, या मिड स्टाइनल स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, वे आप कह लो पेरिकार्डियम जो हार्ट के इर्द गिर्द का एरिया हो गया, साथ में मिड स्टाइनल जो स्ट्रक्चर हो गए, छाती के अंदर के स्ट्रक्चर, चेस्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को मिड स्टाइनल स्ट्रक्चर इजी लफ्ज़ों में कह लो, बाद में बाकी बातें हो जाएंगी। तो हम सीटी स्कैन करवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस ज़्यादा हो गया, हमने सॉफ्ट टिश्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हम एमआरआई करवा लेते हैं। ये दोनों सेम इमेजिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाते हैं। ये एक आपके लिए न्यू टेक्निक आ रही है, जिसमें हम एक इन्वेसिव टेक्निक है कि हार्ट के अंदर आप अप्रोच करते हैं थ्रू आर्टरीज़। हम आर्टरीज़ के थ्रू हार्ट में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम आप कह लो मशीन्स के ज़रिए बीपी या ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। ईसीजी करवाई, ईसीजी में कोई मसला आ गया तो कार्डियक बायोमार्कर करवा लिए। कार्डियक बायोमार्कर के बाद हमें कोई वाल्व में मसला लगा तो हमने उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवा ली। उसके बाद हमने उसका एक्सरे करवा लिया कि हार्ट की शेप देख लें, सीटी एमआरआई करवा ली, और कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा ली कि हम उसे ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह उसकी देख सकें। ठीक है, उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए हमें एक फर्दर टेक्निक की ज़रूरत होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है इवेल्युएशन करते हैं कि आसान अल्फाज में ये कह लें कि ये बंदा कार्डियक कैथेटराइजेशन के काबिल है कि नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करवा लेते हैं। एंड पे एक टेक्निक बचती है रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग। ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोटोप बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, और वो जब हार्ट में जाते हैं तो हम गैमा कैमरा के थ्रू उस आइसोटोप्स में से जो रेडिएशन निकल रही हैं उनको पिक कर लेते हैं, और हमें कार्डियक के बारे में पता चल जाता है। ये तो मोटी मोटी बातें थी। अब हम थोड़ी सी डिटेल में ज़रा आ जाएँ कि ईसीजी बेसिकली क्या है। हमने पहले बात की है कि हमने जी रेट एंड रिदम के बारे में बात करनी है। जब आप ईसीजी के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यार, कि उसमें पी क्यू आर होता है, एक पी वेव होती है, क्यू आर एस होता है, टी होता है। ये सब बात की बातें ये टाइम के साथ साथ समझ आ जाएंगी जब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मोटी मोटी बातें ईसीजी के बारे में ये है कि ईसीजी हम इस तरह करते हैं कि हम बॉडी पे मुख्तलिफ़ किस्म की लीड्स लगा देते हैं, जिसमें हमारे पास चेस्ट लीड्स आती हैं। ठीक है, वो आपने नाम सुना होना V1 V2 V3। हम ये 6 किस्म की लीड ये छाती पे लगा देते हैं। बाईपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं। ठीक हो गया जी, जिसको हम लीड 1 2 3 कह देते हैं। ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं। ठीक है जी, उसमें AVR AVL AVF इस तरह की है। हमें ये लीड्स के बस नाम पता हो कि यार कि चलो छाती वाली चेस्ट लीड्स होगी, बाईपोलर लिम्ब लीड्स होगी, या फिर ऑगमेंटेड लीड्स होगी जी। ठीक है, उसके बाद ये जो कम्प्लेक्स वगैरह बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं।
अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि यार कि ईसीजी की टाइप्स कौन सी होती हैं, हल्की फुल्की टाइप्स कंसिडर कर लो कि उसमें एक्सरसाइज के दौरान ईसीजी करना, इसको एक्सरसाइज ईसीजी कह दिया है। एम्बुलेटरी ईसीजी हो गया और लूप रिकॉर्डर हो गया। एक्सरसाइज ईसीजी लाइक किसी बंदे, इसको इस तरह फ़ायदा है कि किसी बंदे को यार कि एंजाइना का प्रॉब्लम है, वो आपके सामने बैठा है, वो कहता है जी कि मुझे एंजाइना का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि उसको एंजाइना का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप जनाबे वाला उसे कहोगे कि भाई तू एक्सरसाइज कर। जब वो एक्सरसाइज करने लगेगा ना, तो जो ये सारी लीड्स होती हैं जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, ये उसके आप कह लो कि शोल्डर्स पे और थाई पे हम ये लीड एडजस्ट कर देते हैं। इनकी तरतीब याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। और हम उसे कहते हैं एक्सरसाइज करो, ठीक है। जब वो एक्सरसाइज करेगा, अगर उस दौरान आप कह लो कि एंजाइना वगैरह आ जाता है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा उस ईसीजी मशीन में, तो एक्सरसाइज ईसीजी होगी, ठीक है। ये क्यों करवाते हैं कि अगर एंजाइना को कंफर्म करना हो और उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस एरिथमिया, उसके बंदों की एक्सरसाइज करता है, उसके दिल में प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपको बताता है कि मेरे साथ ये होता है, तो आप कहोगे भाई चल मशीन पे चढ़ एक्सरसाइज कर, ठीक है, और उस दौरान आप उसकी ईसीजी कर लोगे। एम्बुलेटरी ईसीजी, एम्बुलेटरी ईसीजी किस तरह की है, आपको किसी बंदे पे डाउट है कि हाँ यार इस बंदे को एरिथमियाज आते हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, आप एक एम्बुलेटरी मशीन है, आप कह लो कि वो बंदा मतलब ऐसी मशीन जो मूवेबल है, आप उस बंदे में एडजस्ट कर दोगे और 1 से लेकर 7 दिन तक ये मशीन आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप उसकी ईसीजी करते रहोगे। उसके बाद लूप रिकॉर्डर आ जाते हैं। लूप रिकॉर्डर बेसिकली जिस तरह एम्बुलेटरी ईसीजी 1 से लेकर 7 दिन के लिए काम करती है, लूप जो रिकॉर्डर है वो 1 से 3 साल तक आप बॉडी में लगा सकते हो। ईसीजी के बाद जनाबे वाला आप चले जाते हो कार्डियक बायोमार्कर की तरफ, ठीक है। कार्डियक बायोमार्कर बेसिकली ये बायोमार्कर जो हमने ऊपर बात की, इसने तब बॉडी में रेज होना है जब आप कह लो कि कोई भी कार्डियक के जो मसल वगैरह हैं उन्होंने डैमेज होना है, तो कार्डियक बायोमार्कर्स ने बॉडी में रेज हो जाना है, ठीक है। ये दो तरह जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ये दो तरह के मेन है, एक बीएनपी और एक कार्डियक ट्रोपोनिन होते हैं। बीएनपी बेसिकली, बीएनपी क्या चीज़ है, बीएनपी ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक चीज़ निकलती है जिसे हम 108 प्रो हार्मोन कहते हैं, ये दो चीज़ों में टूट जाता है, बीएनपी में और एनटी प्रो बीएनपी में। एनटी प्रो बीएनपी का ये फ़ायदा है, ये इसलिए प्रेफरेबल है ऑन बीएनपी के, इसकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग है, ठीक है, इसलिए हम इसको लेफ़्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्डियक ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई होता है, ठीक है। और जब भी कोई हार्ट में डैमेज या नेक्रोसिस वगैरह होती है तो इनका लेवल हार्ट में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन जो है मतलब कि एमआई में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखनी है कि ट्रोपोनिन का तल्लक जस्ट एमआई से नहीं है, ये दूसरा जिसमें पल्मोनरी एम्बोलस और सेप्टिक शॉक वगैरह उसमें भी इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है अक्सर। चेस्ट एक्सरे वही बात, हाँ एक बात कि चेस्ट एक्सरे में जो पीए व्यू है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद हम साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे कि हार्ट का साइज़ में कार्डियोमेगाली ना हो, शेप में बूट शेप या ट्यूबुलर हार्ट वगैरह ना हो, या फिर प्लूरल एफ्यूजन ना होगी हो हार्ट की वजह से, मतलब लंग्स के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा होना है वो। इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी में कि हम इको कर रहे हैं, इको में हमने क्या करना है, हमने पहले स्टडी जिस तरह ऊपर की थी कि हमने जो वाल्व का स्ट्रक्चर वगैरह है उसको और हार्ट स्ट्रक्चर को हमने देखना है, वाल्व की कंडीशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज़ को हमने देखना है, ओके। सो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आ जाती है, जिसमें हमारे पास ट्रांसथोरेसिक इको आ जाती है, ठीक है। ट्रांसथोरेसिक हम एक आप कह लो जो मशीन होती है वो छाती के चेस्ट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और हम इको करते हैं, हमें जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख सकते हैं हम हार्ट का। उसके बाद डोपलर इको आ जाता है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, डोपलर का जिस तरह नाम शो हो रहा है, हम स्पीड एंड डायरेक्शन देखते हैं ऑफ ब्लड की इन हार्ट चैम्बर और ग्रेट वेजल्स में। लाइक आप कह लो जिस तरह हमने वाल्व की स्टडी करना है ना, जब हम वाल्व को स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ ही हमने आप कह लो कि उसका जो स्पीड और ड्यूरेशन है ब्लड की, हमने हार्ट में वो देख लेनी है। अगर तो वल्वुलर रिगर्जिटेशन वगैरह होंगी तो हमें वो नज़र आ जाएंगी। ट्रांस ईसोफेजियल, सपोज करो कि बंदा बहुत मोटा है और हमें आप कह लो कि ट्रांसथोरेसिक के थ्रू फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम उसके साथ जो खुराक की नाली है उसके थ्रू उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और आप कह लो कि वो स्ट्रक्चर जो हम ट्रांसथोरेसिक से नहीं देख सके हम ट्रांस ईसोफेजियल से देख लेंगे, जिसमें हमारे पास इंटरएट्रियल सेप्टम वगैरह आ जाता है, या प्रोस्थेटिक वाल्व डिसफंक्शन वगैरह आ जाता है, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी वही वाल्व वगैरह देखते हैं। और उसके बाद स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी आ जाता है, हम इसमें आप कह लो कि
डुबुटामिन देते हैं। डुबुटामिन में ये होता है कि जो आप कह लो कि हार्ट के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। हम डुबुटामिन देने से पहले और बाद दोनों दफ़ा आप कह लो कि उसकी इको करेंगे, और जो डैमेज्ड पार्ट होगा वो सही तरीके से मोबाइल नहीं होगा या उसकी कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये स्ट्रेस की वजह से ख़राब है, और हम इसका स्कैन कर लेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन वही बात है कि हम इसका जो बीपी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, हमने वो चेक करनी है, ठीक है। या फिर हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से हम बीपी और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं, और एंजियोग्राम हमने परफॉर्म करना, उसमें हमें हेल्प करता है। अब लेफ़्ट हार्ट की कैथेटराइजेशन और राइट हार्ट की कैथेटराइजेशन डिफरेंट होती है। लेफ़्ट हार्ट की कैथेटराइजेशन के लिए आप जो है रेडियल आर्टरी के थ्रू आते हो, ठीक है। आर्टरी के थ्रू ऊपर आए, दिल में आए, वहाँ पे आपने जो उसका एओर्टा है वो देख लिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल देख लिया, एओर्टा देख लिया, कोरोनरी आर्टरीज देख ली, ठीक है जी। और उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी की तरफ चले गए, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी बेसिकली कार्डियक कैथेटराइजेशन का एक पार्ट ही है, इसमें हम लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज को ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद हमें मुख्तलिफ़ किस्म है इसकी इको की, इसमें जो आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल इकोग्राफी आ जाता है, ठीक है। वेंट्रिकुलोग्राफी जिसे कहते हैं, इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन है, ठीक है ना। और जो मतलब कि लाइक जो माइट्रल वाल्व है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो लेफ़्ट साइड पे दोनों होते हैं, माइट्रल और एओर्टिक वाल्व। अगर माइट्रल वाल्व सही काम नहीं कर रहा होगा तो हमें वे वेंट्रिकल की जो फिलिंग वगैरह उसमें प्रॉब्लम आएगी, और अगर एओर्टिक वाल्व सही काम नहीं कर रहा होगा तो हमें जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके लिए एओर्टा में आएगा। सो इसका एओर्टोग्राफी आ गया और वेंट्रिकोग्राफी आ गया। उसके बाद राइट हार्ट कैथेटराइजेशन के कि हम उसके राइट हार्ट में असेस करते हैं, ठीक है। हमें पल्मोनरी प्रेशर वगैरह चेक कर लेते हैं, और इंट्राकार्डिक शंट करते हैं। ये हम किस तरह करते हैं कि लाइक हमने उसका राइट एट्रियम का प्रेशर लिया, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर लिया, ऑक्सीजन सैचुरेशन ली। अगर तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा हुई तो हमें लगा कि यार किसी दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आ गई है, तो वो कैसी आई, वो अगर शंट बना है तो उसके थ्रू आई। और एंड पे रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग आ गया, जिसमें हमने बात की थी इसके दो टाइप्स हैं। इसमें एक ब्लड पूल इमेजिंग आ जाता है और एक मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन आ जाता है, दो किस्म के हैं, ठीक है। और जो ये ब्लड पूल इमेजिंग आ जाता है, हम इसमें क्या करते हैं, हम एक आईवी रेडियो आइसोटोप उसे लेबल दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम 4 से 5 मिनट तक वेट करते हैं। उसके बाद गैमा कैमरे से हम इसकी इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। और हमें वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन और साइज़ और हार्ट के बारे में पता चल जाता है कि साइज़ वगैरह क्या है। और मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन के बारे में, इसके बारे में हम आईवी टाइटेनियम देते हैं और गैमा कैमरा के थ्रू इसकी इमेजेस ले लेते हैं।